रही है। कई योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक प्रगति की राह सुगम कर रही है। ये महिलाएं पर्यावरण के प्रति भी काफी सजग प्रेरित की भूमिका अदा कर रही है। यहाँ तक कि कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाएं डेयरी उद्योग, पशुपालन, मुर्गी पालन जैसे कुटीर उद्योगों का संचालन भी कर रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि अभी भी महिलाओं को पुरुष की बराबरी करने के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा। आज भी समाज में पुरुषवादी मानसिकता का बोलबाला है, जिससे महिलाओं को बाहर निकलना होगा। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के विकास के लिए विदेश नीति को भी सशक्त बनाना होगा। आपने मेरे वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को स्वागत है। अब मेरे साथ आप सब लोग बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं और मैडम ने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, व्यापार हो या खेल, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। हम सभी मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं? भाई आज है बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती और उस उपलक्ष्य में हम यहाँ सब बैठे हैं, तो आप सबकी आवाज भी बुलंद होनी चाहिए ना? बिल्कुल। तो विनी मैडम ने जैसे यहाँ पे बताया कि महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, रोजगार, व्यापार, खेल, सब में आगे है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस होती है या नहीं? बिल्कुल कमी महसूस होती है। और वो कमी क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में हर वर्ग के महिला पुरुष को समानता का अधिकार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को मिलने वाले ये अधिकारों का जो प्रतिशत है, वो प्रतिशत आज भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी बहुत ही कम है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसके पीछे पुरुष वर्ग जिम्मेदार है? क्या उसके पीछे महिलाएं जिम्मेदार हैं? जी हाँ, यही तो मंथन करने आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में बैठी है मैडम नसीम बानो मैडम, जो कि बहुत ही अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता है और बहुत अच्छी वक्ता है। आपको मैं ससम्मान बुलाना चाहूंगी मैडम, जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले मैं आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देती हूँ। मंच पर विराजमान और सभागार में मौजूद साथियों, मैं सबसे पहले एक बार कहना चाहती हूँ कि मैं कार्यकर्ता हूँ, वक्ता नहीं हूँ। मैं जमीनी स्तर पर काम करती हूँ और उस दौरान जो मुझे आप अपने अनुभव बताइए, अपना अनुभव। बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं, हम लोग सब घर के ही लोग हैं। ठीक है, आपके मन में जो भी आ रहा है वो बोल रही है। जी जी, आपको जो फील्ड एक्सपीरियंस है वो बताइए। जमीनी स्तर पर काम करती हूँ। उस दौरान तो मुझे एहसास होते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ अपने। यदि मैडम आप छत्तीसगढ़ी बोलना चाहें तो उसमें भी उद्बोधन दे नहीं, अपना चश्मा दो, एक बार देख लीजिए इसमें। नहीं, बाई चांस थोड़ा बहुत आप अपने मन से बोलिए मैडम। जमीनी आप अपने मन से बोल दीजिए। मैं जमीनी कार्य करता हूँ और मैं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मैं कहना चाहूंगी कि
महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कहना चाहूँगी। अभी जो रिसेंट घटना हुई उसको बता दीजिए। मैं घर जा रही थी उधर रास्ते से, तो एक जन को चाकू मार दे लड़के। तो फिर मैं अपने ग्रुप लोगों को फोन करी, ग्रुप फिर आए पूरे, और उसके बाद में फिर हम लोग देखे उसकी मम्मी लोग रो रहे थे, एकदम भीड़ भाड़ था। उसके बाद में मैंने उसको उठाया, पूरा लपेटा कपड़ा बांध के फिर उसको हॉस्पिटल में लेके गए। और सूरज निर्मल का है, गर्भवती को भी लेके गई, उसको ब्लड नहीं था तो लड़ झगड़ के हम ग्रुप ने ब्लड दिलाया उसको, महिला को डिलीवरी हुआ उसका सीजर से, फिर उसको हम लोग डिलीवरी होने के बाद फिर हम लोग घर आए। तो यही मैं चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, पहली बार खड़ी हो रही थी, मुझे क्षमा करना। वहाँ पे खड़े होना ही बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कि नसीम बानो मैडम ने प्रयास किया, बहुत बढ़िया। जैसा कि नसीम बानो मैडम ने कहा कि मैं वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बखान किया मैडम वक्ता है। उसका कारण है कि जो जमीनी स्तर पर कार्य करता है वही अपने अनुभव को वक्तव्य के रूप में बता पाता है। ये अलग बात है कि मैडम का ये पहला अनुभव है या कम है अनुभव उन्हें बोलने का, लेकिन मैडम जो अनुभव आते हैं वो जमीनी स्तर पर कार्य करने से ही आते हैं। और आपकी जैसी महिलाओं को हम सलाम करना चाहते हैं इस मंच के द्वारा। जोरदार तालियों के साथ मैडम को हम सलाम करते हैं। जी हाँ, आज भी हम राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं को कोसों दूर पाते हैं। राजनीतिक गतिविधियों में हम देखते हैं, जैसे आज ही हम मुख्य मंच पर थे तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत ही कम, वहाँ पर लगभग 20-25 चेयर्स थी, उसमें से मुश्किल से 3 या 4 चेयर्स में लेडीज बैठी थी और बाकी में पूरे पुरुष बैठे थे। जबकि हम भारत में देखते हैं कि महिला और पुरुष का प्रतिशत कितना है जी, कितना है? 49.5। हाँ, लगभग 50-50 है। तो उन कुर्सियों में महिलाएं और पुरुष बराबरी की क्यों नहीं है? मैं उसी मंच की बात नहीं करती हूँ, बल्कि और भी अन्य मंचों में भी हम देखते हैं। ये तो हमारे लिए विशेष मंच दिया गया है, उसके लिए मैं दलित मूवमेंट एसोसिएशन को धन्यवाद करती हूँ संजीव सर कि आपने महिलाओं को ये विशेष कुर्सियाँ प्रदान की, जिसके लिए लोग दौड़ते हैं कुर्सी के पीछे। तो मैं बाकी मंचों में देखती हूँ कि पुरुषों की स्थिति महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो ऐसे में महिलाएं जो राजनीतिक गतिविधियों में देखने को मिलती है बहुत ही कम प्रतिशत में दिखती है। और लोकतंत्र में महिलाओं को अधिकार बाबा साहब ने संविधान में तो बराबरी का दिया है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं अभी भी राजनीति के क्षेत्र में पीछे हैं? जी हाँ, तो यही मंथन चलता रहेगा आगे भी। तो अगले वक्ता के रूप में मैं नंदा रामटेके मैडम को आमंत्रित करूंगी। आप अध्यक्ष हैं आदर्श फाउंडेशन गुड़ियारी राय। जोरदार तालियों के साथ नंदा रामटेके मैडम को आमंत्रित करूंगी। साथ ही साथ नंदा मैडम इफ्ता के जो नाट्य संघ है उनसे जुड़ी हुई है, बहुत ही अच्छी कलाकारा है और बहुत ही अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी है। जोरदार तालियों के साथ मैडम आपका अभिनंदन। धन्यवाद मंजूषा भाई। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध इनको उत्तरीबार वंदन करते हुए मैं सदन को नमन करती हूँ और मंचस्थ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगणों को मेरा त्रिवार वंदन। और एक बार मैं पुनः बाबा साहब का जयकारा चाहूंगी सदन से। बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की, एक जोश भरे बुलंद आवाज के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की। आज के विषय है 75 साल में और महिलाओं की स्थिति। इस पे मैं कहना चाहूंगी, सबसे पहले मैं सावित्रीबाई फुले को भी नमन करना चाहूंगी कि उन्होंने नारियों की जो शिक्षा का अधिकार खोला उस जमाने में जब महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे।
और मैं याद करना चाहूंगी, नमन करना चाहूंगी मातोश्री रमा आई को भी, क्योंकि मैं सारा श्रेय रमाई को देती हूँ। आज मैं इस मंच के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रही हूँ, इसका श्रेय भी माता मैं रमाई को देती हूँ, क्योंकि दुखों भरा संघर्ष उन्होंने किया और वो दुखों भरे संघर्ष के कारण बाबा साहब भारत रत्न बन पाए और एक संविधान का निर्माण किया बाबा साहब ने। और बाबा साहब के कारण ही कोर्ट बिल में उन्होंने महिलाओं को जो अधिकार दिए, उसके माध्यम से ही हम आज हमारी नारी हमारे देश के सर्वोच्च शिखर पे अपने मिसाल कायम कर रही है। आजादी की 75 वर्ष के सफर में देश की महिलाओं के जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान बराबर का हक और बहुत से कानूनी अधिकारों ने महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया है। आज देश की नारियां घर की चार दीवारी से बाहर आकर अपना देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। 50 साल की उम्र में ब्यूटी स्टार्टअप स्टार्ट करने वाली फाल्गुनी नायर, ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू, महिला फाइटर पायलट भावना कट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विजेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा और अंतरिक्ष की सैर करने वाली कल्पना चावला सहित अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी मिसाल कायम की है। इसके बावजूद आजादी के इतने सालों के बाद भी हम लैंगिक समानता के मामले में जब देखते हैं तो अपने आप को थोड़ा कमतर समझते हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर संसद में कुल सदस्यों में से मात्र 10% ही महिला अपना प्रतिनिधित्व करती है। कहने का तात्पर्य यह है, आजादी के लोकतंत्र के 75 साल बाद भी लोकसभा में मात्र 10% महिलाएं प्रतिनिधित्व क्यों कर पा रही हैं? भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में हम देखते हैं कि महिलाओं की भरमार होती है, परंतु ज्यादातर उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता, टिकट नहीं दिया जाता। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम महिलाओं में जागरूकता की कमी। कहते हैं कि राजनीति में आज मार्टेटाई ने अभी बताया कि हम बाबा साहब की जयंती का जो स्टेज था वहाँ पे 2-3 महिलाओं के अलावा सारे सीटों पे पुरुष बैठे थे, तो इसके लिए हमें कोई पुरुष हाथ पकड़ के लाएगा नहीं, हम महिलाओं को ही आगे आना होगा। हम महिलाओं को राजनीति में रुचि दिखानी होगी, तभी तो हम छोटे छोटे कार्यक्रम में आज मैं आयोजन करने का बहुत तहे दिल से शुक्र गुजार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसी महिलाएं जो बाहर नहीं बोल पाती हैं, जैसे कि वो दीदी, हमारी जो दीदी ने यहाँ कहा है वो बहुत अच्छी वक्ता नहीं है, लेकिन वो जमीनों से जुड़ी हुई है। उन्होंने जब काम किया वो दूसरी औरत नहीं कर पाएगी। एक चाकू लगे लड़के को उठाकर उन्होंने अस्पताल ले गया और एक प्रसव क्रिया से पीड़ित महिलाओं को हॉस्पिटल ले गई और सुरक्षित प्रसव कराने में वो और उनकी टीम ने जो काम किया वो और औरत नहीं कर पाएगी। तो मैं उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी कि आगे हमें ऐसी जमीनी से जुड़ी कार्यकर्ता चाहिए ताकि हम अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा पाए। 3 तलाक की बात भी मैं करना चाहूंगी कि महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने में 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, सभी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। शुरू से ही महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है, उन्हें अधिकार कम और कर्तव्य ज्यादा बताए जाते हैं। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने हेतु हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्यक्रम आयोजित किए जाए ताकि उनके जीवन जीने की जो स्तर है उन्हें सुधारा जा सके। महिलाओं के लिए समय समय पर अनेक प्रशिक्षण रोजगार मूलक व्यवस्था की गई ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर घर की 4 दीवारी से बाहर आकर अपने स्थिति को मजबूत बना सके। समय समय पर सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसे कार्य करते हुए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जिससे महिला प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। और मैं मानती हूँ आज महिलाएं बहुत से क्षेत्रों में आगे हैं और इसका श्रेय जाता है शिक्षा को। महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने में जो अहम भूमिका जो अदा की है वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही
हम आगे बढ़ पा रही हैं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी इसीलिए की गई क्योंकि महिला की स्थिति को मजबूत बनाया जाए। महिला छोटे छोटे लोन के माध्यम से छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करके अपना छोटा स्वरोजगार स्थापित कर सकती है। इसी तारतम्य में 2005 में जननी सुरक्षा योजना की भी स्थापना की गई। इस योजना के माध्यम से एक गर्भवती और गरीब तबके के गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य से और गर्भवती में जो उन्हें प्रसव की सुविधा मिलना चाहिए उसकी इसमें व्यवस्था की गई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं ने एक बड़ा किरदार निभाया है। 1 जनवरी 2017 में मातृ प्रधानमंत्री योजना की भी शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से 2 किस्तों में महिलाओं को 6,000 की राशि दी जाती है ताकि वो अपना जो स्वास्थ्य, हम महिलाओं में एक आदत होती है घर की सारी व्यवस्था देखते हैं, सभी का सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, लेकिन महिला खुद का ध्यान नहीं रखती। तो इस योजना के माध्यम से प्रसव पीड़ा के बाद जो उन्हें दिक्कत होती है उसके लिए वो 6,000 ताकि वो अपने स्वास्थ्य को लगा सके और आगे अपने परिवार का देख रेख कर सके। सबला योजना भी एक सरकार का नियम था जिसके माध्यम से 11 से 15 साल और 15 से 18 साल की किशोरियों को समय समय पर स्वास्थ्य जांच और अधिकतर उन्हें एनीमिया की जो कमी होती है उसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया गया। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी, अपना वजूद भूलकर हर किरदार निभाती है नारी। अपना वजूद भूलकर हर किरदार निभाती है नारी। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है नारी। लाख दुख सहे फिर भी घर को स्वर्ग बनाती है नारी। घर को स्वर्ग बनाती है नारी। इतना कहते हुए मैं अपने 2 शब्द को विराम देती हूँ। हमें अभी और भी वक्तागण हैं जो हमें उन्हें सुनना है, इसलिए मैं अपने 2 शब्द ही पूर्ण करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम। जी हाँ, बहुत ही अच्छा कहा मैडम आपने, बहुत ही बढ़िया वक्तव्य रहा। हम सभी जानते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं समान रूप से तभी खड़ी हो पाएगी जब निर्वाचन प्रक्रिया से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पदों पर दल की महिला सदस्यों को उचित अवसर जब तक प्रदान नहीं करेगा तब तक लोकतंत्र में महिलाएं बराबरी में खड़ी नहीं हो सकती। जी हाँ, जब तक अवसर ही नहीं मिलेगा महिलाएं आगे कैसे आएंगी? और अवसर हमें क्यों नहीं मिलता? अवसर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पुरुष वर्ग, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन पुरुष वर्ग ही कहना चाहिए कि उनका वर्चस्व ज्यादा है, महिलाएं अभी भी दबी हुई हैं। तो या तो हम महिलाओं पर पुरुष वर्ग भरोसा नहीं करता, यही एक कारण हो सकता है कि हम अच्छे ऊंचे पदों पर जाकर अच्छे से कार्य कर पाएंगे या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर रहकर हम ढंग से कार्य कर पाएंगे, संभाल पाएंगे राजनीति को। शायद ऐसा पुरुष वर्ग नहीं सोचता। जी हाँ, वो भरोसा कब आएगा? महिलाओं पर आप भरोसा कब करेंगे? जब घर के कार्यों को करने के लिए महिलाओं पर पूरा भरोसा किया जाता है, घरेलू कार्यों को करने के लिए उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया जाता है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला। जी हाँ, तो ये तभी होगा, महिलाएं तभी आएंगी सामने, जैसा कि मैडम ने कहा कि आपको कोई भी हाथ पकड़कर आगे नहीं लाएगा। जी हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें करना पड़ेगा घरेलू गतिविधि तक सीमित नहीं रहना होगा, हमें खुद को चलकर आगे आना होगा। जो रूढ़िवादिता है उसे हमको तोड़ना होगा। जी हाँ, ये जब रूढ़िवादिता हम खुद तोड़ेंगे, हम इन बंधनों से स्वयं आगे आएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, हम किसी का मुंह क्यों देखें कि सामने वाला बोलेगा तब हम करेंगे? नहीं, हमें खुद को आगे बढ़कर महिलाओं को अपने विचार रखकर और आगे बढ़ने की हिम्मत रखकर आगे आना होगा, तभी हम इस लोकतंत्र में अपना परचम लहरा पाएंगे। जी हाँ, तो इसी विचारों को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी और हमारे बीच में मैडम सुरेखा जांगड़े जी उपस्थित है, जो कि बहुत ही अच्छी सामाजिक चिंतन है। आपको मैडम मैं जोरदार तालियों के साथ सम्मान यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। मैडम सुरेखा जांगड़े। जय भीम, जय संविधान। बाबासाहेब, माँ बनो,
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर आप लोग को बहुत बहुत बधाई। मंच में हमारी बैठी हुई नसीमा बहन, नैना, रिनी और दीप्ति, सबको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि ये लोग घर की 4 दीवारी को तोड़कर यहाँ तक आई हैं और मंच में बैठकर हम लोग को पहली बार मौका, खुद सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो मैं श्रोता थी, यहाँ बैठ के हमेशा हर भाषण को सुना करती थी सभी प्रोग्रामों में, और पहली बार मुझे वक्ता बनने का मौका दिया, उसके लिए और धन्यवाद मंजूषा मैडम का, इसने मुझे बुलाया मंच पर। हम इतिहास में देखते हैं, आज तो हमारा ये विषय है 75 लोकतंत्र के 75 साल में महिलाओं की भागीदारी। तो हम ये इतिहास में देखते हैं कि जितनी महिलाएं हैं हमारी, जैसे आज़ादी के आंदोलन में इन लोगों ने भाग लिया, झलकारी बाई है, दुर्गा क्या है, रानी दुर्गावती है ना, इन लोगों ने बहुत, फूलन देवी वो तो आजादी के बाद पहले की है ना। इन लोगों ने जब काम किया, फूले, सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई, इन सब के योगदान को हम बिल्कुल नहीं भुला सकते। उन्हीं के योगदान के कारण आज हम यहाँ हैं। अगर रमाबाई नहीं होती तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं होते। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता की बेटी रही हूँ और मैं पत्नी भी हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ रमाबाई के दर्द को, बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकती हूँ कि उन्होंने अपने घर को कैसे संभाला होगा, जब आदमी ही घर से बाहर रहे, ना अर्थ का पता है, ना ही कुछ काम का पता है, ना ही कुछ खाने का पता है। कैसे वो व्यवस्था करती होंगी सब अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और जब हम कहीं पर रहते हैं तो मेहमान भी आते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। सारी व्यवस्था करते हुए उसने बाबा साहब को कैसे परमिशन दी कि आप जाइए और विदेश में पढ़िए? कैसे परमिशन दी कि समाज के लिए बाबा साहब को अर्पित कर दिया, जो मैंने भी किया, मेरी मम्मी ने भी किया, और यहाँ बैठे हुए हमारे कुटे अंकल हैं, आंटी ने भी किया है, तभी कुटे अंकल बन पाए और जानने की बन पाए जब हमने पूरा सपोर्ट किया पीछे से। घर में जैसे अभी मंजूषा मैडम बोल रही थी कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला। आदमी जाता है, वो बाहर अपना काम करता है, महिला अपना घर संभालती है। और अब हम आजादी के 75 साल में महिलाओं के लिए क्या क्या बाबा साहब ने किया। बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिख के गए होते तो आज हम महिला यहाँ पर खड़े होकर बोल नहीं सकते। शिक्षित हुए, हमको शिक्षा का अधिकार मिला। बाबा साहब को तो उस समय शिक्षा का अधिकार था, पर बाहर बैठ के शिक्षा प्राप्त किए। वो बाहर बैठ के शिक्षा प्राप्त किए और इतनी उपाधियां प्राप्त की। और हम आज स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं, हमारे बच्चे एसी में बैठ के पढ़ते हैं, फिर वो बच्चे इतनी उपाधियां क्यों नहीं ला पा रहे हैं? इस पर सोचना होगा। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी विषय पे सोचना होगा और हर क्षेत्र में महिलाओं को जाना होगा। महिलाएं निकल भी रही है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं निकल रही। हम निगेटिव पॉइंट को बिल्कुल नहीं देखेंगे कि महिलाएं नहीं निकल रही, महिलाएं निकल रही है आज। तभी यहाँ पर मंच में 6 लोग बैठी हैं, 6 लोग मंच पर हैं। मंजूषा दीदी आप इधर बैठिए, मंच पे बैठिए, आप ये नीचे मत बैठिए। यहाँ आप एक कुर्सी उधर आगे बढ़िए, नहीं और दीदी के लिए यहाँ पे एक कुर्सी नहीं बराबर खाली छोड़ दो।
आप आइए मैडम यहाँ पर, आप बराबरी में बैठिए हमारे। कम से कम 6 लोग तो बैठे यहाँ पे, 5 लोग थे वो मंच पर लेकर है। सब अच्छा है। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत काम किया, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जैसे उन्होंने RBI का स्थापना करा। भारतीय संविधान के मूल तत्वों में शामिल लैंगिक समानता, महिलाओं के लिए कई संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय किए गए। दहेज रोकने का अधिनियम सन 1961 में दहेज जैसी सामाजिक अभिशाप से महिलाओं को बचाने के लिए सन 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया और 1986 में उसमें संशोधन करके उसके अनुसार तब्दील किया गया। कानून के अनुसार दहेज लेना और देना दंडनीय अपराध। ये संविधान से ही हम सबको मिल पाया है। मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट बनाया सन 1971 में। इस कानून के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में 10 से 20 सप्ताह तक का गर्भपात करने की व्यवस्था की गई। इस कानून के अनुसार गर्भपात केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जब महिलाओं की जान को खतरा हो। समान पारिश्रमिक एक्ट सन 1976 समान पारिश्रमिक एक्ट लागू किया गया, जिसमें लक्ष्य था महिला और पुरुष को समान कामगार है तो उनको समान पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहिए, जिससे मुख्य रूप में महिलाओं के विरुद्ध लिंग के आधार पर भेदभाव रोकना शामिल है। लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट सन 1994 गर्भाशय में लिंग परीक्षण को रोकने हेतु पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम सन 1994 अस्तित्व में आई, जिसका उद्देश्य मानव भ्रूण हत्या को रोकना और उसका पालन न करने वालों को 10 साल का कैद और 15,000 का जुर्माना ये सजा में प्रावधान किया गया। और महिला को हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम सन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पिता के पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया। इस कानून के जरिए स्त्री को उनके पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य अविवाहित बेटी या शादी के बाद किसी कारण से वित्तीय निर्भरता से जूझ रही स्त्री का सहारा देना था। बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006 बाल विवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 के कानून की जगह बाल विवाह अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को राहत देने और इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने या इसे बढ़ावा देने वाले को सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया। बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 यह अधिनियम यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अपराधों को बच्चों को खासकर बच्चियों को संरक्षण देने और वहीं इस अधिनियम में साल 2019 में संशोधन करके गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमलों के मामलों में आरोपी को 20 साल की सजा से लेकर मृत्यु दंड तक प्रावधान किया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण एक्ट 2000 में कार्यस्थलों पर यौन अवांछित और शोषण की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति से निपटने के संसद द्वारा यह कानून बनाया गया, जिसमें महिलाओं को कार्यस्थल पर स्वच्छंदता से कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया। साथियों, बहुत सारे बाबा साहब ने बहुत सारे अधिनियम महिलाओं के लिए दिए। इसमें शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण था और अगर महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, संविधान को नहीं पढ़ेंगी तो कैसे जानेंगी कि हमारा संविधान में हमारे लिए क्या क्या किया गया है, बाबा साहब ने क्या क्या दिया है। तो मैं बस एक बात और बोलना चाहूंगी कि हमको सबको मिलकर, जितने संगठन हैं सबको मिलकर काम करना चाहिए और लड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए और राजनीति को सुधारने के लिए काम करना चाहिए।
कल रतन लाल जी का भाषण में सुन रही थी, उसमें उन्होंने महिलाओं को बहुत गरियाया है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा बोला कि राजनीति में आप आइए आइए आइए, है ना। तो एजेंडा सेट करने के लिए बोला। एजेंडा कैसे सेट करेंगे कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेगा। हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी जो भी पार्टी जीतती है उसको हम अपने बुलाते हैं यहाँ पर और क्या बोलते हैं, आप हमारे समाज के लिए एक भवन दे दीजिए। भवन का ही मांग करते हैं हमेशा, हर समाज के लोग भवन का मांग, सतनामी, साहू, कुर्मी, यादव, आप गांव में देखेंगे तो हर समाज का भवन है। पर सरकार ने भी नहीं सोचा कि हम एक संविधान का भवन बनाएं जिसमें सारे लोग उसमें काम करें। मेरा भाई विधायक है डोंगरगढ़ का, मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि कभी तो भवन के लिए मत देना पैसा, और पैसा जब देगा तो बोलना कि संविधान भवन बनाओगे तभी मैं दूंगा। संविधान उद्यान बनाया जाए, संविधान का भवन बनाया जाए जिसमें सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग आके बैठें और अपना जो विवाह, जो मन्नी हन्नी का कार्यक्रम होता है, छठी का कार्यक्रम होता है, उसको सब उसी भवन में करना चाहिए। एक ही भवन करना चाहिए, सबको तोड़ देना चाहिए, एक भवन रहना चाहिए। विवादित हो जाएगा, ज्यादा लगता है, सबको तोड़ देंगे बोलेंगे तो विचार आना चाहिए, विचार जब तक आएगा नहीं तो आप एजेंडा सेट करेंगे ना। तो संविधान भवन चाहिए हमको, जहाँ सारे लोग एक साथ बैठ सके। हमको अलग अलग नहीं चाहिए, अलग अलग करेंगे तो हम अलग अलग टुकड़ों में टूट गए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और हम लोग कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। हमको एक होना है और इस देश में राष्ट्रपति करेंगे। कल रतन लाल जी ने बोला है कि हमारे पर्स से, महिलाओं के पर्स से सांसद और विधायक निकलने चाहिए। तो सांसद और विधायक निकलने के लिए कैसे निकलेगा, हमको खरीदने की ताकत होनी चाहिए ना हमारे में। तब जब हम व्यवसायी बनेंगे तभी तो खरीद पाएंगे। आज सरकारें तो उद्योगपति लोग ही चलाते हैं, उद्योगपति से ही सारी सरकारें चलती है और हम और आप तो सिर्फ वोट देते हैं, हमारे कुछ भी काम नहीं होते हैं। इसलिए हमको एजेंडा सेट करना पड़ेगा कि हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारे हित की बात करेगा। वो वोट तो ले लेता है, वोट लेते समय जरूर बोलता है हाँ 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 हम आपके हित का बात करेंगे, और जैसे ही सरकार में पावर में आ जाते हैं आपको भूल जाता है और जो अटैची लाने वाले को है उसको उसके लिए सब करता है। हम लोग वोट देते हैं, हमारी कीमत कुछ नहीं है जब तक हम लोग अपना एजेंडा सेट नहीं करेंगे कि हमको इतना रोजगार दोगे क्या आप, और हमको चुनाव से पहले चाहिए इतने रोजगार हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, प्लस हमारी महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनको बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन दिया जाना चाहिए। जब तक लोन नहीं मिलेगा लोगों को, आज 50,000 लेने के लिए हमको कितने बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हम छोड़ देते हैं उस चीजों को। मैंने जानवी जी के साथ रहकर देखा है कि जब हम उद्योग पॉलिसी, जब जोगी जी थे जब उद्योग पॉलिसी बनवा रहे थे और बैंकर के साथ हमारी जब मीटिंग होती थी, यादव सर, बैंकर के साथ हमारी जब मीटिंग होती थी तो वो कहते थे इनके पास तो कुछ नहीं है और खेती है वो तो पिताजी के नाम पे है, और जो यंग लड़का है उसके पास तो कुछ नहीं है। वाकई में कुछ नहीं रहता था, उसके पास सिर्फ पढ़ाई लिखाई और जो जानकारी वही रहती थी। तो वो तो रह ही नहीं पाएगी। हमारे पेरेंट्स हैं तो वो तो उनके रहते तक, जीवित रहते तक प्रॉपर्टी उनके नाम रहती है, और कई घर वाले ऐसे होते हैं कि हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे, जाओ आप लोन ले लो, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए उनको बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या है, जब हमारे युवा महिला सब सशक्त होंगे तो हमको हमारा वोट का महत्व बढ़ेगा और हम जो बोलेंगे वही होगा। इसलिए हमारे बच्चे, हमारे महिलाएं और सभी को यही सोचना चाहिए कि हमको सशक्त बनना है, और आर्थिक रूप से जब सक्षम हो जाएंगे तो हम विधायक सांसद खड़े कर पाएंगे।
मैं अपने घर का उदाहरण देती हूँ, मैं कहीं बाहर तो नहीं जाती। हमारे पापा ने नौकरी की, आरक्षण का जब फायदा मिला तब हमारे लोग नौकरी में आए, जो आज मिडिल क्लास है। और उसके बाद हम लोगों ने नौकरी नहीं की, हम 4 भाई बहन हैं, हम लोगों ने नौकरी नहीं की। पापा कहते थे आप लोग को नौकरी नहीं करना है, आपको बिजनेस करना है। तो जो पापा की जो सोच थी कि हम बिजनेस करें, तो आज हम लोगों ने बिजनेस करके अपना एक विधायक खड़ा किया अपने घर में। तो ये एक उदाहरण है। तो हम ऐसे करके समाज में क्यों नहीं खड़ा कर सकते हैं खड़ा। तो उसके लिए एक दिन में नहीं होता कुछ भी, उसके लिए लंबी प्रक्रिया है। हमको धीरे धीरे जाना पड़ता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही आज हमारी सोच बनेगी तो कल जाके जरूर वो पूरी होगी। तो इसलिए हम सारे संगठन के लोग एक होकर काम करें और एजेंडा सेट करें, और जो भी पार्टी है उसके पास जाके अपनी बात रखें ताकि वो हमारी सुने। इन सब बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ और धन्यवाद। और बाबा साहब की जयंती की आप लोग को पुनः बहुत बहुत बधाई। एक बार बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। धन्यवाद, धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले आपको देना चाहूंगी कि आपने मुझे बराबरी में बिठा दिया और मुझे इतना सम्मान दिया। वैसे सम्मान आप सभी का प्यार और सम्मान मुझे मिलता रहता है और आज भी पूरा मिला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मंच में हूँ कि साइड में हूँ। हम सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो जैसा कि मैडम ने सही कहा है कि महिलाएं बाहर निकल रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं, ये हम सभी जानते हैं। हमारे घरों की महिलाएं, बच्चियां पढ़ लिख के शिक्षा प्राप्त करके काफ़ी क्षेत्रों में आगे गई हैं और आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वही प्रश्न मैं करूंगी कि कहीं ना कहीं दिल्ली अभी भी दूर है। जी हाँ, यही विषय हम सब यहाँ लेकर आए हैं वर्तमान में। लेकिन ये हो सकता है कि आज की युवा महिलाएं एक नई ऊर्जा के साथ राजनीति में गति ला सकती है और उसके लिए वे ये कर सकती हैं कि वे अपने अग्रजों के अनुभव का सहारा ले सकती है। लेकिन हाँ, इसके लिए महिलाओं को मानसिक रूप से आजाद होना होगा, खुद की मानसिकता से उबरना होगा, खुद की मानसिकता को थोड़ा सा रूढ़िवादियों से अलग करना होगा। जी हाँ, हम आधे से ज्यादा हम महिलाएं ही हैं जो खुद के पैरों में बेड़ियां बांधे रखी हुई है और ये चीज को हमें मानना ही होगा। हम कभी घर के कामों का बहाना कर देती है, कभी तबीयत का बहाना कर देती, कभी मेहमानों का बहाना कर देती हैं, और जब बाहर के कोई काम आते हैं या बाहर हमें कोई मौके मिलते हैं तो हम पहले अपने परिवार को प्राथमिकता देती है, जो कि देना भी चाहिए, क्योंकि महिला ही परिवार की रीढ़ की हड्डी है और महिला प्राथमिकता देती है अपने परिवार को। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक वो अपने विषय में नहीं सोचेगी, महिला अपने बारे में नहीं सोचेगी, वो प्रगति नहीं कर सकती। तो जी हाँ, आगे अब लेकर चलते। और एक बात और कहना मैं चाहूँगी कि हम महिलाओं ने मिलकर पुरुषों की बहुत सारी चुगली चपाटी कर ली, तो लेकिन यहाँ उपस्थित सभी पुरुषों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन पुरुषों के कारण ही यहाँ उपस्थित महिलाएं, चाहे मंच में हो चाहे दर्शक दीर्घा में हो, वे महिलाएं पुरुषों के सहयोग के कारण ही यहाँ तक पहुँची हैं, यहाँ उपस्थित है। तो आगे की कड़ी में मैं अंतिम वक्ता के रूप में डॉक्टर दीप्ति धुरंधर मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप मनोवैज्ञानिक, रंगकर्मी एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत करते हैं। अभिनंदन। मंचासी सकारात्मक विचारक महानुभाव और यहाँ उपस्थित जागरूक और जुझारू नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का शुभकामनाएं और बधाइयाँ।
मुझसे पहले वक्ताओं ने काफी सार्वजनिक तरीके से अपनी बात रखी और मैं कितनी बात अपनी आप तक पहुंचा पाऊंगी ये आप पे डिपेंड करेगा। Firstly, I thank to Sanjeev sir and organizing team who gave me wonderful opportunity to express my thought on this month related to women. And you all know that our topic is लोकतंत्र के 50 वर्ष और महिलाओं की भागीदारी। 75 वर्ष और महिलाओं की भागीदारी। वो 50-50 वाली बात आ रही है तो 50 दिमाग में घुस रहा है क्योंकि मेरे और पुरुष का जो आरक्षण है 50-50% है तो मेरे दिमाग में ओके सॉरी। सबसे पहले नारी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको कम शब्दों में एक्सप्रेस करने की मैं कोशिश करूंगी। इसकी शुरुआत मैं अपनी एक छोटी सी कविता से करना चाहूंगी और चूंकि आज का जो टॉपिक है वो महिलाओं के ऊपर है तो सिर्फ मैं महिलाओं के बारे में ही बात करूंगी। हाँ मैं हूं नारी। हाँ मैं हूं नारी। सबसे पहले तो नारियों को अपने आप पे गर्व करना आना चाहिए क्योंकि वो पुरुषों की बार बार चापलूसी करती वो सही नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को भी प्रणाम करिए। हाँ मैं हूं नारी, इसका है मुझे गर्व। संघर्षों के उतार चढ़ाव में गिरती हूँ, उठती हूँ, लड़खड़ाती हूँ। संघर्षों के उतार चढ़ाव में गिरती हूँ, उठती हूँ, लड़खड़ाती हूँ और संभलती हूँ। शून्य से अपना अस्तित्व बनाती हूँ। क्या हिसाब देगा ये जमाना, क्या हिसाब देगा ये जमाना मेरे कर्मों का, मेरे श्रमों का, मेरे प्रेम का। इनको तो आता है बस मुझ पर उंगली उठाना, मेरी भावनाओं से खेलना, मेरा उपयोग करना और मुझे नीचा दिखाना। ये जमाना क्या मुझे प्रेम देगा? क्या मुझे प्रेम देगा? दूसरी बात, अंबेडकर जी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी और उन्होंने एक सशक्त महिला बनाया, लेकिन क्या मुझको आज भी डाउट होता है कि क्या मैं सशक्त महिला हूं? एंड आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज एम्पावर वुमेन। आप खुद सोचिए कि आप सशक्त महिला हैं। एक सशक्त महिला वो है जो अपनी लायकी और पसंदगी को स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस कर सके। एक सशक्त महिला वो है जो अपने जीवन और समाज से संबंधित फैसले स्वयं ले सके। एक सशक्त महिला वो है जो परिवार, समाज और अन्य संस्थाओं के द्वारा किसी भी तरह से हिंसा का शिकार ना हो। एक सशक्त महिला वो है जो अपने तरीके से अपने आत्मसम्मान और गौरव को रख सकती है। एक सशक्त महिला वो है जो अपनी प्रतिष्ठा और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का लाभ ले सकती है। एक महिला को खुश रहने, जानने, शिक्षित होने, अपनी इच्छानुसार पूर्णतः आध्यात्मिक, सामाजिक, कलात्मक, राजनीतिक, आर्थिक आदि विकास करने की स्वतंत्रता हो। कुछ दिन पहले मैंने फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2022 को पढ़ा। एक आर्टिकल था, उसमें मैंने पढ़ा। इनमें जो इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन हैं, उनमें नाम आता है निर्मला सीतारमण, नीता अंबानी, सौम्या स्वामीनाथन, किरण मजूमदार शाह, गोपीनाथ आदि इन महिलाओं का नाम आता है। इसके अलावा अन्य महिलाएं हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूंगी, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा। ये अनेकों नाम हैं जो पावरफुल हैं। ये पावरफुल क्यों है? जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझको लगता है कि मेरा इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव है, मेरे इंडिया में भागीदारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है जब मैं इनको देखती हूँ। लेकिन जब मैं इनकी जीवनी पढ़ती हूँ तो मुझको आज भी सामाजिक ढांचा में पिछड़ापन नजर आता है, क्योंकि जब मैं इनकी जीवनी पढ़ती हूँ, इनके संघर्ष को पढ़ती हूँ, तो ये लड़के आगे आई हैं, इनको कोई लाया नहीं है सामने। कुछ महिलाओं को अपवाद छोड़ दीजिए जो कि पारिवारिक रूप से आगे बढ़ती है, लेकिन बाकी जो है संघर्ष ही करती हैं। जब मैंने विनेश फोगाट जी की जीवनी पढ़ी तो वो हरियाणा के बाबली गांव से आती है, पहलवान परिवार से आती है।
लेकिन जब उन्होंने एक्सप्रेस किया कि मैं पहलवानी करना चाहती हूँ, तो उनके घर में ही चाचा और माँ ने उनका प्रतिरोध किया। लेकिन वो प्रतिरोध को सही, उन्होंने वो शर्ट जो पहनते हैं पहलवानी को उनको पसंद नहीं था, लेकिन वो प्रतिरोध सही और आगे आई। सबसे पहले हमारी लड़ाई हमारे अपनों से ही होती है। तो जब संघर्ष की शुरुआत होती है तो हमारे अपनों से होती है। जब वो खेलने लगी तो वो यौन उत्पीड़न की शिकार हुई। वो आई, फिर भी सामने आई, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। हम बात करते हैं कि हम महिलाओं के साथ है, लेकिन जब यौन उत्पीड़न या हिंसा की बात आती है तो थोड़े पीछे ही हट जाते हैं। बड़े लेवल पे तो बाकी को दबाई दिया जाता है। हमारे देश की ट्रेजेडी ये है कि हर महिला जो आगे बढ़ती है उसको अपने जीवन में कभी न कभी यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर जब मैं बात करती हूँ तब इंडियन एक्सप्रेस, अब मैं नाउ आई कम टू द पॉइंट, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन आफ्टर 75 ईयर्स। जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है 13 फरवरी 2023, जब मैं वो पढ़ रही थी तो मुझको कुछ आंकड़े मिले, और वो आंकड़े इस प्रकार है कि राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन द्वारा प्रसारित आंकड़ों के अनुसार भारत में 17वीं लोकसभा में कुल सदस्यता में महिलाएं मात्र 14.44% रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैं। भारत, जैसे कि मैडम ने बताया, नंदा मैडम ने भी, कि भारत निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महिला सांसद के सभी सदस्यों का मात्र 10.5% रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। राज्य विधानसभाओं के मामले में महिला विधायकों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो 9% है। और बात कही जाती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। नौकरशाही के क्षेत्र में महिलाओं की जब भागीदारी की बात करूं तो वर्ष 2020 के अनुसार आईएएस सेवाओं में 13% भागीदारी है। वर्ष 2022 के अनुसार आईएएस में सचिव स्तर पर केवल 14% महिलाएं कार्यरत हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में कभी कोई महिला कैबिनेट सचिव नहीं बनी। गृह, वित्त, रक्षा और कार्मिक मंत्रालय में कभी कोई महिला सचिव नहीं है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्री की जब मैं बात करूं तो उस क्षेत्र में 20.3% महिलाएं स्वामित्व की रूप में हैं, लेकिन मात्र 10% स्टार्टअप महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए, और श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी मात्र 23.3% है। वर्ष 2011 से लेकर 2019 तक की मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 26.4% है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की जब मैं बात करूं तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है महिलाओं का 60% है, लेकिन इनमें से अधिकांश भूमिहीन श्रमिक हैं जिन्हें स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा से संबंधित मामले नहीं मिलते हैं, उनको सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। कई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी, मतलब जब 2019 में मैं बात करूं तो मात्र 13% महिला किसानों के पास अपनी जमीन है। प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी, महिला छात्रों की भागीदारी 28.9% है। जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ तो छत्तीसगढ़ की जो आबादी है 49.7% महिलाएं हैं, लेकिन जब मैं लिटरेसी रेट या साक्षरता दर की बात करती हूँ तो पुरुष जो है 80.29% है, जबकि महिलाएं 60.7% है। ये डिफरेंस तो है ना साक्षरता रेट में। चाइल्ड सेक्स रेशियो इज 969 एंड मैटरनल मोर्टेलिटी इज 137। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 53.1% है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि महिला के पास रोजगार है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 वर्षों में 3000 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुई, और राष्ट्रीय स्तर पर जब महिला उत्पीड़न की बात करूं तो 46% की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार नौकरी पेशा में हर
5 में से 1 महिला कार्यस्थल पर हिंसा की शिकार होती है। निष्कर्षतः इन सब का जब मैं कंक्लूजन निकालूं तो मैं ये कहूंगी कि महिलाओं की भागीदारी में अभी भी निराशाजनक ही स्थिति है और इसके पीछे मुख्य कारण जो है, फर्स्ट, प्रतिशतात्मक सोच, प्रतिशतात्मक मानसिकता, उसके बाद सामाजिक मानदंड और रूढ़िवादिता, शिक्षा का अभाव, राजनीतिक दलों में सीमित प्रतिनिधित्व, हिंसा और उत्पीड़न, असमान अवसर, संरचनात्मक बाधाएं, संसाधनों की कमी। अभी 3 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, आज के टाइम में 75 इयर्स आफ्टर, आज के टाइम में भी सरगुजा जिले, सूरजपुर जिले, उदयपुर जिले, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के जिलों में बेटी होती है और बेटी को कुएं में फेंक दिया जाता है, उसको मिट्टी में गड़ा दिया जाता है। अभी भी मानसिकता ये है कि बेटा घर का चिराग है। सबसे यही कहना चाहूंगी, इस देश में जब किसी महिला का रेप नहीं होगा तो समझिएगा बदलाव हो रहा है। इस देश में जब महिला के साथ भेदभाव, मानसिक और शारीरिक हिंसा नहीं होगी तो समझिएगा बदलाव हो रहा है। इस देश में जब महिला को उसकी शारीरिक संरचना, रंग, रूप, खान पान, पहनना, ओढ़ना आदि से रिलेटेड जब ताने सुनने ना पड़े तब समझिएगा बदलाव हो रहा है। इस देश में अगर कोई महिला मां नहीं बन पाती और उसको 5 का जब सिंबल नहीं दिया जाएगा तब समझिएगा कि बदलाव हो रहा है। अंत में मैं अपनी वाणी एक गाने के साथ विराम देना चाहूंगी और हो सकता है मैं अच्छा ना गा पाऊं, लेकिन मेरी आवाज को ध्यान ना रखिएगा। मेरे जो उस गाने के जो बोल है, उसमें जो अर्थ है, उसको ध्यान रखिएगा। और ये गाना आप सब लोगों ने सुना है, तो मेरे गाने के साथ आप लोग गुनगुना सकते हैं। चूंकि ये महिला का, इसलिए मैं लास्ट में महिला का गाना गा के ही बंद करूंगी। ओरी चिड़ैया, ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आना रे। आप सभी गुनगुना सकते हैं। ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के, अंगना में फिर आजा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म है किए, हमने सोचा नहीं था एक दिन उड़ जाएगी ये जमी तेरे बिन सुनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा ये मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। जितने अच्छे आपके वक्तव्य थे और उतनी ही अच्छी आपकी प्यारी सी आवाज़ भी थी, तो आइंदा आप अपनी आवाज़ को गलत मत मानिएगा और उसकी बुराई मत करिएगा। तो बहुत ही प्यारी सी गीत के साथ आपने उनकी भावनाओं को हम तक लेकर आए, पहुंचाए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं आपका। और आपका वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम की बहुत ही अच्छी बातें आपने इस मंच के जरिए सबके बीच रखी।